हमारे मकान तबाह हो गए, अरबों रुपयों की संपत्ति बर्बाद हो गई। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। और इस सबसे बड़ा हासिल क्या हुआ, इस सबसे क्या हासिल हुआ उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि यह प्रतिनिधिमंडल पहले जाना चाहिए, जो अब जा रहे हैं प्रतिनिधिमंडल के बारे में उन्होंने कहा कि पहले जाना चाहिए था। सरकार को बहुत काम करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से आउटपुट ये निकला कि पहलगाम में हमने 27-28 लोग खोए और उसके बाद हमने और भी कई लोग खोए। हमारे मकान तबाह हो गए, हमारे जो शहर पुंछ जैसा शहर उसकी तबाही होगी, वहाँ लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, इतनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बर्बाद होगी। और जो मिलिटेंट इसमें जो इन्वॉल्व थे पहलगाम उसमें, तो वो तो अभी तक वो पकड़े नहीं गए। तो अब हासिल हुआ तो क्या हुआ? दोनों तरफे जो नुकसान हुआ है, अगर इसकी पहले इसमें जरा सा भी सोच होती, डेवलपमेंट वेज को थोड़ा सा स्ट्रांग किया जाता है, आपको लगता है शायद ये नौबत नहीं आती। एक गुरूर पर ये सब हुआ। मैं समझती हूँ कि जो आज कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो डेलीगेशंस भेज रही है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, ये शायद तब करना चाहिए था ताकि बताया जाए लोगों को कि हमारे साथ क्या हुआ है, मुल्क के साथ क्या हुआ है और हमें क्या करना चाहिए। जब आप सब कुछ कर सके, आपने लास्ट ऑप्शन, मतलब जंग अब आखिरी ऑप्शन भी नहीं है इस वक्त के माहौल में, जब आप न्यूक्लियर पावर हो, तो अब आपने उस ऑप्शन को यूज़ किया, तो अब आप डेलीगेशंस भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है ये डेलीगेशंस पहले जाने चाहिए थे। जो गवर्नमेंट चाहे आज है या पीडीपी की, आपको नहीं लगता हर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अपने टाइम पे काम किया है और उसकी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि आज पार्लियामेंट डेलीगेशन जाए कि कश्मीर के लोग टेररिज्म के साथ नहीं है? हाँ, वो मैं नहीं कह सकता। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। ये तो बहुत ही बेहुदा बात है ऐसा सोचना भी। तो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस की अगर बात करेंगे, क्या वो सही टाइम पे हो रहा है? नहीं हो रहा है। तभी मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलानी पड़ी। अगर आप पुंछ को देखोगे, टंगडार देखोगे, उड़ी देखोगे, तो अभी भी कई लोग ऐसे बेचारे जो जिनका कोई नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है, टेंट तक कई जगह पे नहीं मिले हैं लोगों को। इसी तरह से मकान जो बर्बाद हो गए हैं, जिसको ये कहते हैं कि भाई एक शल लगा है तो मकान का ढांचा खड़ा है, पर मकान अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से जिन लोगों के लोग जो चले गए, मतलब मारे गए, तो वहाँ के लोगों की सबकी डिमांड है इनको शहीद डिक्लेयर करना चाहिए। आपने लोन लिए हैं छोटी छोटी दुकानें खोलने के लिए, वो लोन का इंटरेस्ट वेव ऑफ करना चाहिए। बैंक आपको इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, वो कहते हैं ये वॉर है। नौकरी मिलनी चाहिए जिनके घर के लोग जो इसमें शहीद हो गए। तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट को बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो जंग है ये हमारी जंग नहीं है। ये दो मुल्कों के आपस में समझ लीजिए, ये जो चीज़ पॉलिटिकल इंटरवेंशन से सुलझ सकती है, डिप्लोमेसी से सुलझ सकती है, वो कोई कहता है जहां आपको छोटे चाकू की ज़रूरत है वहां आप तलवार उठाइए आप लोगों ने। तो उसके बाद हासिल क्या हुआ? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष को जितना विवाद करना है और आपके जितने राजनीतिक मतभेद हैं वे राष्ट्रीय विषयों पर कीजिए, मगर उन विषयों पर नहीं जहां सारी दुनिया हमें देख रही है, पूरी दुनिया भारत को देख रही है। ऐसे वक्त में आप किसी भी प्रकार से विवाद ना खड़े करें, उन्होंने विपक्ष को सलाह दी है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर इस तरीके से विवाद खड़ा करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कैसी छवि बनेगी। विपक्ष काबिल लोगों को बढ़ावा नहीं देना है। उन्होंने विपक्ष पर सीधे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें काबिल लोगों को बढ़ावा नहीं देना है। ऐसा प्रतिनिधिमंडल पहली बार नहीं भेजा जा रहा है, इससे पूर्व में भी ये सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए, आपको जितना विवाद करना है, जितने राजनीतिक मतभेद हैं, जितने राष्ट्रीय विषय हैं उस पर कीजिए ना, पर ऐसे विषय जहाँ पे दुनिया आपको देख रही है, हमारे देश की, भारत की कैसी छवि आप दे रहे हैं और इसका कारण क्या मेरी समझ के परे है। कांग्रेस के उन्हीं के पार्टी के नेताओं का तो नाम दिया गया है ना। अब कौन कांग्रेस में है और कौन कांग्रेस का है, अगर आपको इतना ही संदेह अपनी ही पार्टी के लोगों पर है तो फिर उनको पार्टी में आप लोग रखते क्यों हैं? और जब अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर आप इस तरीके से विवाद खड़ा कीजिएगा तो भारत की किस तरीके की छवि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप दे रहे हैं। शिवसेना से भी जो उद्धव ग्रुप है, उनकी पार्टी के जिस सदस्य का नाम दिया गया है, उनको तो रोज चैनल पे ये कहते हैं कि जाइए पार्टी का पक्ष रखिए।
और उसके बाद आपको उस नाम पे विवाद हो रहा है। हकीकत ये है कि इन लोगों की अपनी पार्टी में फर्दर ग्रुप्स बने हुए हैं, इन लोगों के अपने अलग गुट बने हुए हैं, और इन लोगों को तकलीफ इस बात की है कि इनके चहीते गुट का जो इनके सामने गणेश परिक्रमा करते हैं उन लोगों का नाम नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे लोगों का नाम दिया जा रहा है जो कि सही में काबिल हैं, काबिलियत रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बातों को रखने के लिए सामर्थ्य है, उन लोगों का नाम दिया जा रहा है। इन लोगों को काबिल लोगों को प्रमोट नहीं करना, क्योंकि इनकी सेल्फ इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए, और ये लोग ऐसे लोगों का नाम देना चाहते हैं जो सिर्फ गणेश परिक्रमा करें। आज की तारीख में जब दुनिया आपको देख रही है और एक इतना बड़ा विषय भारत के ऊपर जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ, भारत ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरीके से भारत ने बिना किसी सिविलियन को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए, सिर्फ आतंकी अड्डों को निशाना बनाकर उसको समाप्त करने का काम किया, ये ऐसे विषय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने जरूरी हैं। और ये कोई पहली बार इस तरीके का डेलीगेशन नहीं भेजा जा रहा, इससे पूर्व में भी ये सारी बातें हुई हैं, यूपीए के वक्त भी ये सारी बातें हुई हैं। तो उस वक्त इन लोगों ने तो कोई एतराज नहीं जताया था जब यूपीए के गठबंधन का नेतृत्व स्वयं कांग्रेस कर रही थी। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत को अपना पक्ष रखना जरूरी है, और एक यूनाइटेड फॉर्म में भारत को अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, एज वन यूनिट अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। अगर उस यूनिट में फर्दर बाइफर्केशन दिखेंगे कि ये दल है, ये वो दल है, तो फिर उसका तो मतलब ही, उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष के तमाम लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि जितनी राजनीति करनी है देश के मुद्दों पर बैठ के कीजिए ना, राजनीतिक मुद्दों पर बैठ के कीजिए, बट ये ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर कतई कोई राजनीति नहीं होनी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम इस देश के राजनीतिक नेतृत्व से पूछना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान को पहले से सूचित किया, क्या यही कारण है कि अजहर मसूद और हाफिज सईद बच पाए? उन्होंने कहा कि जहां तक निशाने पाकिस्तान का सवाल है, उनके नेता मोरारजी देसाई एकमात्र भारतीय राजनेता थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया था। कुछ और लोग निशाने पाकिस्तान के हकदार हैं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और वह व्यक्ति जो बिना बुलाए नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने चले गए। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? लेकिन हो रही है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे, तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, जो वाहियात हरकतें कर रहे थे। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया, पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए हैं। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। ये सवाल जब पूछें तो इस तरह की हरकतें। और रही बात निशाने पाकिस्तान की, तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला, और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला है। मोरारजी देसाई को, जो इनके नेता थे, इनके प्रधानमंत्री थे 1976 से लेकर 1979 तक, 79 तक, उनको निशाने पाकिस्तान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जनरल जियाउल हक को रॉ की तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी थी। और ये इतिहास में दर्ज है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं है ये। और उसके बाद उन्हें निशाने पाकिस्तान कब मिला? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की भाजपा समर्थन की सरकार थी केंद्र में, तब उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। फोटो में देख लीजिएगा गूगल पे। तो निशाने पाकिस्तान के और भी हकदार हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो मजार पे जिन्ना के गए और कहा कि ये तो सबसे बड़े सेक्युलर आदमी यही है पूरे विश्व में। निशाने पाकिस्तान एक और आदमी को मिलना चाहिए जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए, मियां नवाज शरीफ के यहां, उनको भी मिलना चाहिए। हो सकता है मिल जाए, हमें तो लगता है मिलेगा। इसके अलावा सर और एक और है हकदार निशाने पाकिस्तान, जिन्होंने पहले ही एट द स्टार्ट ऑफ द एक्शन, ये उन्हीं के शब्द हैं, जयशंकर जी के, उन्होंने उनको फोन पे बता दिया था कि हम एक्शन सिर्फ आतंकी ठिकानों पे कर रहे हैं। उससे पाकिस्तान को कितना लाभ दिया उन्होंने,
हो सकता है उन्हें भी मिल जाए, लेकिन अमेरिका से उनकी घनिष्ठता बहुत है, तो अब देखते हैं उनको किस देश का क्या अवार्ड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक भी नागरिक को छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया में गुहार लगा रहा है कि एक बार बख्श दो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण को लेकर लगातार कार्य हुए हैं। यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बख्श दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं। और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। बहनों और भाइयों, जो काम देश की सुरक्षा के लिए सेना का है, उसी प्रकार का कार्य आंतरिक सुरक्षा में कानून का राज स्थापित करने में पुलिस की हुई होती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गया में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और उसके बाद गरुआ प्रखंड, गया के गरुआ प्रखंड में पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। गरुआ प्रखंड स्थित राजद विधायक विनय कुमार यादव के पिता स्वर्गीय उमेश कुमार वर्मा की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को उपस्थित जनता को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री संतोष सुमन को लेकर उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि तेजस्वी यादव जिस समय डिप्टी सीएम थे क्या किए, उसी पर उन्होंने कहा कि मंत्री संतोष सुमन को हमारे समय का विकास समझ में नहीं आने वाला। संतोष माजी बोल रहा है कि 17 महीना टाइम मिला था तेजस्वी जी को, कोई कार्य नहीं किए। संतोष माजी को 17 महीना का काम थोड़ी समझ में आएगा। अब तो भाजपा के साथी है, जाति जनगणना उनको क्या समझ में आएगा। आरक्षण 65% बढ़ा, उनको क्या समझ में आएगा। और IT और टूरिज्म पॉलिसी क्या समझ में आएगा, स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या समझ में आएगा। उनसे ज़रा पूछिएगा कि 5 लाख एक साथ नौकरी मिली बिना पेपर लीक हुए, कहाँ हुआ। असल में तो संतोष जी को तो हम ही ना भाई पहली बार MLC बनाए। अच्छा, स्वास्थ्य समिति तो बनाए, पहला चुनाव लड़े तो हार ना गए। चिराग कह रहे हैं कि बिहार में वैकेंसी नहीं है CM पद पर।
चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के बयान पर कहा कि कई बातें उन्होंने कही है। इस दौरान जयराम रमेश की बात कर रहे हैं हम, और उन्होंने कहा कि हमने केवल आतंकवाद पर चोट की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के जो बयान है उस पर उन्होंने कहा है कि हमने केवल आतंकवाद पर चोट की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद का खात्मा मेरा उद्देश्य है। पाकिस्तान ने तो रिहायशी इलाकों में हमला किया है, लेकिन हमारी सेना ने केवल आतंकियों को मारा है। पूरी दुनिया को यह बताना जरूरी है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। देश के स्वाभिमान, देश के शौर्य, दुश्मनों का दांत खट्टा करना, और दुश्मन उसके बाद भी दुनिया में भरम फैलाए तो हमें अपनी बात कहना जरूरी है। और पूरे दुनिया में जाकर के हमने केवल आतंकवाद पर चोट किया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आतंकवाद का खात्मा मेरा उद्देश्य है। उसने तो रिहायशी इलाकों में हमला किया, हमने केवल, हमारे सेना ने अपना शौर्य आतंकवादियों के टारगेटेड किलिंग किया। इसलिए पूरे दुनिया को भी पाकिस्तान आतंकवादी देश है ये बताना जरूरी है। जयराम रमेश को जरूर राजनीति दिखेगा, देश को, देश का। जम्मू कश्मीर में भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए मानवीय प्रयास के तहत भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर के सीमावर्ती क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। देखिए, जिस तरह से भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी की ओर से जिस तरह से गोलीबारी हुई, वहाँ के जो सीमावर्ती इलाकों में जो नागरिक रहते हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा उन्हें, और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी के तहत भारतीय सेना की पहल कहा जाए इसे, और जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर की ये तस्वीर है जहां पर सीमावर्ती क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जहां कई लोग दवाएं लेते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने राजभवन में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि यह मुख्यमंत्री तय करेंगे, मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी। एनसीपी नेता छगन भुजबल के महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ लेने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि छगन भुजबल जी पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कई विभागों को लीड किया है और वो एक अनुभवी नेता है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, उनके अनुभव का निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा। जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, एवरीथिंग इज वेर द एंड वेर, तो ठीक है। जब दूसरा जो है आखिरी अगर खत्म होता है, अभी सब जो अभी अच्छा हुआ आखिरी बार, तो सब अच्छा है। इसके पहले हमने देखा है आपने जो विभाग लिए हैं काफी सराहनीय तरीके से संभाले गए हैं, आगे इस विभाग की उम्मीद है क्या कुछ जो है? वो तो जो है मुख्यमंत्री, और जो मुख्यमंत्री तय करे वो कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन से विभाग की इच्छा जताई है? कौन से विभाग की इच्छा जताई गई है? अरे हमने कुछ विभाग कुछ नहीं, जो देगा वो करेगा, हमको सब चलता है। अभी जो है 91 से जो है मंत्री बनते आया हूँ, अभी सारे जो है विभाग संभाले हैं हमने। चलिए, होम मिनिस्ट्री से लेकर सब, चलिए। कैसे देखते हैं, कितना बड़ा जो है इससे मौका मानते हैं, अब सरकार को कैसे इस प्रकार की? छगन भुजबल जी पहले भी मंत्री रह चुके हैं, कई बार उन्होंने कई विभाग को लीड किया है, और वो एक अनुभवी मंत्री है, और पुराने हमारे बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक भी है। उनकी शुरुआत शिवसेना से हुई, नगर सेवक से लेके मेयर से शुरुआत हुई, और वो उनको आगे विधायक बन गए, मंत्री बन गए, और कई पद उन्होंने संभाले हैं। इसलिए एक अनुभवी नेता के रूप में उनको जाना जाता है, और आज उनका फिर से शपथ विधि हुआ है।
मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उनके अनुभव का निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा। सर, विभाग कौन से दिए जाएंगे? मंत्री पद की शपथ तो ले लिया है। नहीं, उनके अभी तो विभाग मुख्यमंत्री जी दे देंगे। मुख्यमंत्री का अधिकार है वो मुख्यमंत्री जी का। और मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।